दैट वाज फॉर द फैसिलिटीज और कन्वीनियंसी के लिए हमने क्रिएट की थी कि भाई हमें आपस में एक दूसरे की जो नीड है पूरी करने के लिए हम उसको मुद्रा से उसको हमने एक्सचेंज कर दिया कि भाई आप मुद्रा दीजिए, चीज लीजिए। अब आज वो जो सिस्टम हमने बनाया था उस सिस्टम में हम एक दूसरे की नीड, हमारे पास क्या एक्सेस है, क्या नीड है, ठीक है, दूसरे के पास क्या नीड है, क्या एक्सेस है, उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए ये सारा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ। अब क्योंकि हमें हर व्यक्ति को दूसरे मनुष्य की नीड पूरी करके और अर्थ हासिल करना है, दूसरे की नीड पूरी करके हमें अर्थ हासिल करना है, जिसको हम जॉब कहते हैं। अब जब अपन इस बात पे चल रहे हैं कि भाई दूसरे की नीड पूरी करके, तो हमें सबसे पहले इसमें ये जानना होगा कि दूसरे की नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ द अदर ह्यूमन बीइंग्स। तो देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान ये सभी मनुष्यों की नीड होती है। उसके बाद इमोशंस, सोशल, ये सारी अदर थिंग्स की भी उनकी नीड होती है। तो हमने एक नीड देखी कि भाई लोगों को कानून और न्यायिक प्रक्रिया की भी एक नीड है, क्योंकि उनके क्या होता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स है, सामाजिक एवं आर्थिक, वो सामाजिक एवं आर्थिक समस्या जो सोसाइटी के अधिकांश लोगों के सामने आती रहती है, उसमें हमारे प्रोफेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। जो हमने वकालत करी, हमने एडवोकेट प्रोफेशन को चुना, उसमें सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बहुत बड़ा रोल होता है बीइंग एडवोकेट। अब मेरे से फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट डाली कि भाई आपकी जो है आय कैसे बढ़ सकती है, तो कई लोगों की क्वेरीज आई कि भाई आय कैसे बढ़ेगी बताइए आप। तो वो कैसे बढ़ेगी, वो हमने कहा भाई आप जूम पे सीखिए कैसे बढ़ेगी। तो अब चूंकि आप, पहली चीज तो आय बढ़ाने के लिए हमें संपूर्ण कानूनों का ज्ञान होना चाहिए, संपूर्ण कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उस कानून को पेश करना हमको आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो लोग, मेन चीज जो अब तक प्रॉब्लम आ रही सोसाइटी में, हमको सोशलाइज होना पड़ेगा, हमको समाज में जाना पड़ेगा, समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उसके बिना हम समाज की समस्याओं को समझ नहीं सकते। अभी आज मैंने एक पोस्ट डाली थी, सेक्शन 166 ओपीसी। ये सेक्शन ऐसी सेक्शन है जो किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो नियमानुसार काम नहीं करता या नियम विरुद्ध काम करता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मजिस्ट्रेट को 1 साल की सजा देने की पावर है। और आप पूरे देश में सुनते हो कि सरकार के कर्मचारी पैसे खा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं, ये वो नहीं कर रहे हैं, या कहीं घूसखोरी कर रहे हैं, या गलत फंसा रहे हैं, झूठे केस बना रहे हैं। तो जब आपको पता है कि ये सब है, तो आप उस चीज तक पहुंचो और 166 जो एक्सेप्शन है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। दूसरी चीज, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि लोग कोर्ट में आएंगे वही हमारे ग्राहक हैं, बाकी नहीं है, तो जो लोग बाहर अपनी दुकान चला रहे हैं मजे से, लीगल इलीगल सारे काम कर रहे हैं, अब वो कोर्ट में तो आ ही नहीं रहे, वो क्यों आएंगे कोर्ट में, उनके तो काम चल रहा है सब। तो उनको कोर्ट में कौन लाएगा? आप कह रहे हैं पुलिस लाएगी, तो भैया पुलिस तक कोई पहुंचेगा तो ले आएंगे, बाकी तो उनको चल रहा है। तो भैया हमें अपना काम, जो हमारा काम क्या है, कानून व्यवस्था के हिसाब से दुनिया चले, कानून व्यवस्था के हिसाब से देश चले, लोग चले। जो ना चले उनको पुलिस तो पकड़ती है, पकड़ना भी चाहिए, कई बार नहीं पकड़ती है, तो हमें भी बात रखना है ऐसे सिस्टम पे।
तो जब तक उस सिस्टम पे वाच नहीं रखोगे तब तक आपकी जॉब पोटेंशियलिटी नहीं बढ़ेगी। तो आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोरोना में कोर्ट बंद कर दिए, अब हम क्या करें? हमारी तो रोजी रोटी कोर्ट से चलती थी, ठीक है? तो भैया ऐसा है कि हम ये सोच हमको चेंज करनी पड़ेगी कि हमारी रोजी रोटी केवल कोर्ट से चलती है। कोर्ट हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जहां पे लोगों को ले जाके या लोग वहां जाते हैं तो हम कोर्ट की ताकत को यूज करते हैं, कोर्ट की शक्तियों। लेकिन क्या करते हैं? हम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करते हैं, विवादों का समाधान। या कोई व्यक्ति समाज में कोई अपराध कारित करता है तो उसको उस मामले को भी हम कोर्ट से सुलटाते हैं। लेकिन आप ये समझें कि केवल कोर्ट में खड़े होने से, कोर्ट में जाने से ही हमारी दाल रोटी चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। हमको सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना है, सोसाइटी के साथ हमें समझना है कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, कहाँ नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं, उनमें हमें इंटरेक्टिव बनना है। कल देखिए आपकी टीम में एक मिस्टर राजेश जी मिले हैं मुझे, उन्होंने थोड़ा सा इस चीज पर, वो भी क्लास में है तो थोड़ा सा उन्होंने मेहनत की है इस फील्ड में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनसे भी मैंने वही चीज सुनी कि जो 166 के बारे में, तो मुझे आप लोगों को भी समझना चाहिए कि ये सब चीजें हमें यूज करनी। अब देखो अपनी जो ये संगठन बनाया, अपन ने संस्था बनाई है, उसमें एडवोकेट्स एंड एग्रीड दोनों तरह के लोग जुड़े हुए हैं। एग्रीड में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी की पारिवारिक विवाद चल रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट। तो को मनुष्य को दाल रोटी तो चाहिए, बाद में सभी जीवों को एक परिवार बसाना होता है, फैमिली। ये भी मनुष्य की एक नीड होती है, आवश्यकता है। तो मनुष्य को एक तो जॉब, दूसरा फैमिली, दो ज्यादातर ह्यूमन बीइंग की या हर जीव की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे तो अब क्या है कि जब परिवार बसाना होता है, परिवार के साथ हम रहते हैं, तो परिवार में भी कई बार अनेक प्रकार के विवाद खड़े हो जाते हैं। जब विवाद खड़े होते हैं तो फिर वो अगेन वो मैटर न्यायालय में आते हैं। तो ऐसे में जो लोग एग्रीड हैं या एडवोकेट हैं, दोनों को इन चीजों को कैसे मैनेज करना है, इनको कैसे रिजोल्व करना है, ये तरीके हमको सीखने हैं। तो उसके लिए हमको कानून भी आने चाहिए और लोगों को समझने की भी हमको वो चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, कि लोगों को हम कैसे समझें, हाउ टू अंडरस्टैंड द पीपुल, कहाँ दिक्कत आ रही है। अभी फेसबुक पे मैंने पढ़ा था कि भाई आप कैसे पता चलाते हो कि इस आदमी ने की गलती है, इसकी नहीं है, ठीक है? तो भैया ऐसा है कि ये आईक्यू हमारे लोगों में होनी चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है। वो उसकी बातचीत से, उसके डॉक्यूमेंटेशन से हम समझ पाते हैं और उसी को देख के न्यायालय या कोर्ट में जज साहब भी निर्णय करते हैं और एडवोकेट भी उसी चीज को देख के तय कर सकता है कि इसमें गलती किसकी है किसकी नहीं है। आपके सामने एक मुद्दा ये भी आता है कि भाई कई जैसे एडवोकेट्स हैं, वो तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई गलत कौन है सही कौन है, वो तो मतलब वकील बन के खड़े हो जाते हैं हर चीज। जैसे कोई रेप केस है, कोई इसकी कोई वकालत नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसे कई बार आपने सुना होगा। देखिए हमारा काम किसी अपराधी को बचाना नहीं है, हमारा काम है निरपराध को सजा ना हो। अब हम कैसे तय करेंगे निरपराधी है या नहीं? केवल मीडिया ट्रायल से या जनता की केवल राय से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता। अभी हो ऐसा रहा है, इस समय क्या हो रहा है कि बवंडर फैलाए जा रहे हैं और लोगों को जबरदस्ती, जबकि उसने वो अपराध कारित किया हो या नहीं किया हो, उसकी स्थितियां क्या है, ये हमको कोर्ट में तय करनी होती है। मतलब तो उनको जबरदस्ती डिफेम करना कि साहब इसने तो ये कर दिया है, ये तो देशद्रोही है, ये तो ये है, ये तो रेपिस्ट है, इसलिए इसका कोई केस नहीं लड़ेगा। ये काम हमारा नहीं है। हमें तो ये तय करना है कि भाई
इसने अपराध कारित किया है या नहीं किया है तो दंडित होगा, और नहीं किया है तो उसको हम सजा नहीं देना चाहते। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो आपको जो मेन जिस विषय पे आपको सोचना है कि आपको काम कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सोशलाइजेशन की तरफ डाइवर्ट होना पड़ेगा, सामाजिकता की तरफ। अब वो सोशलाइजेशन कैसे बने, आपका लोगों से कैसे इंटरेक्ट हो, तो हम इसमें क्या है कि अभी जैसे आपने कभी सुना होगा एक लायंस क्लब, इस तरह की संस्थाएं बना रखी है लोगों ने जो सोशलाइजेशन के लिए काम करती है। और आपको पता है कि ये लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ये कई बार हेल्थ कैंप आयोजित करते रहते हैं, हेल्थ कैंप, जहाँ की डॉक्टर निःशुल्क लोगों को सलाह देता है हेल्थ के बारे में। अधिकांश डॉक्टर वहां जाने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं कि भाई कोई रोटरी का कैंप होगा, लायंस का कैंप होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। वो क्यों जाते हैं वहां? वहां पे उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन अगर एक रोटरी में, एक लायंस क्लब के किसी कैंप में अगर उनको 100 लोग पेशेंट मिले, 100 लोगों को उन्होंने एडवाइस किया, तो देखिए उनमें से अगर आपने इस तरह से 10 कैंप अटेंड किए और आपने 1000 लोग आपसे इंटरेक्ट हो गए, नो डाउट आपको कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन उन 1000 लोगों में से अगर आपको 100 लोग, 50 लोग भी आगे अपने क्लाइंटेज बढ़ाने में सफल हो गए, तो आप धीरे धीरे एक परफेक्ट पॉपुलर डॉक्टर बन जाएंगे। आप जो भी एडवोकेट्स है, मैं आप एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि आपने अभी एडवोकेट्स लेवल पर ऐसा कोई एफर्ट्स मुझे देखने को नहीं मिला जहां पे कि इस तरह के कैंप्स होते हों, या कोई वकील अपनी बात को वहां पे रखता हो, या किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे उसको थोड़ा बहुत काउंसलिंग करता हो। ऐसे सिचुएशंस बहुत कम मैंने देखी है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो अपन ने एनजीओ बनाया है, इस प्लेटफॉर्म पे हम लगातार इस तरह के कैंप हर जिले में जहां भी कंडक्ट करेंगे, वहां पे हमारी जो टीम बन रही है एडवोकेट्स की, उन टीम के लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे, जिससे कि उनको सोशली रिकॉग्निशन मिले, सोशल प्रॉब्लम्स का वो छोटा मोटा समाधान करे और लोगों से उनका परिचय हो। ये हमारे केयर बिफोर क्योर का प्लान है, योजना है, जिसपे हमें काम करना है। तो शायद आपको लगा होगा कि जिस प्लानिंग से केयर बिफोर क्योर आपके लिए जॉब के अवसर पैदा कर रही है या जॉब उपलब्ध कराने के रास्ते बना रही है, उसमें आपको केयर बिफोर क्योर बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है, जहां पे आपका सोशलाइजेशन लगातार बढ़ेगा। और हमें उम्मीद है कि शायद विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर हम जो ये सारे प्रयास अपन करेंगे, उससे आप लोगों को अच्छे क्लाइंटेज अपने आप मिलेगी, जो आपका टारगेट है। देखिए क्लाइंटेज में प्रॉब्लम कम है, जो दिक्कत आ रही है वो 2 दिक्कत आ रही है कि दोनों में करेक्शन होएगा, लोगों के पास, इसमें भी करेक्शन होएगा, इसमें भी करेक्शन होएगा, दोनों में करेक्शन होएगा। दूसरा कोर्ट्स की वर्किंग भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि न्यायालयों में भी समय पर कोई फैसले नहीं होते, अननेसेसरी वो डेट्स दे देते हैं और लोग अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो अपनी संस्था का मेन उद्देश्य है हमारे एडवोकेट्स को, जो हमारी टीम का हिस्सा है, उनको कानून के मामले में पूरा परफेक्ट ज्ञान देना। और देखिए ज्ञान हम इस माध्यम से भी देंगे, इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप अपन ने बना रखे हैं, वहां पे आप कोई भी प्रॉब्लम आपस में डालें और एक दूसरे को बताएंगे। क्योंकि देखिए ये संगठन अगर आपका आगे बढ़ता है तो ये निश्चित मानिए कि हमारी जितनी भी टीम है उनको जॉब्स की कभी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं हो। हम लोग, हमारे एडवोकेट भाई कई संस्थाओं में जाके एम्पेनलमेंट की ट्राई करते हैं, मेरा LIC में एम्पेनलमेंट हो जाए,
मेरा बैंक में इम्पेनलमेंट हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, दे आर ट्राइंग फॉर दैट। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एडवोकेट्स बातचीत करते रहते हैं। लाइकवाइज देखिए, ये जो हमने एक संस्था बनाई है केयर बिफोर क्योर, समझो कि आपका इम्पेनलमेंट इस संस्था में हो चुका है, ठीक है। अब जैसे नगर निगम है, बैंक है, या कोई भी जेवीएनएल है, या जो भी कोई संस्थाएं हैं, या कोई आपकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो क्या करते हैं, आपको इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर उनके पास कोई केस आता है तो आपको मिल जाएगा, बट वो भी ट्राई नहीं करते कि केस आप उनके पास आएगा। उनके पास जो केस होगा तो आपको दे देंगे। फिर भी हम उसमें घुसने की ट्राई करते हैं कि भाई वहां पे केस आते रहते हैं। तो आप निश्चित मान लीजिए कि यहाँ पे आपको केस निश्चित रूप से आएंगे। मेरे पास पर डे कई सारे कॉल इंडिया लेवल से आते हैं जो एग्रीव्ड्स है, जिनके कोई भी तरह के डिस्प्यूट्स है। तो ये कोई इश्यू नहीं है कि आपको क्लाइंटेस नहीं मिलेगी। क्लाइंट्स की हम इतना काम कर रहे हैं कि क्लाइंट अपने आप हमसे कांटेक्ट में है। अब इश्यू क्या है कि सबसे बड़ा कि हम कानून जाने, जिसका मैंने आपको बता दिया कि आपको इसके माध्यम से भी सारे कानून बताए जाएंगे, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लगातार एक दूसरे से कानून के लिए इंटरेक्ट करें, क्योंकि हम सब एक मिलके इस काम को कर रहे हैं। और ये एक अलग प्रकार का प्रयास इस देश में हमने चालू किया है, जो कि अभी तक शायद वकील कम्युनिटी के लिए ऐसा प्रयास कहीं हुआ होगा, मेरी नोटिस में नहीं है। हो सकता है किसी की हो, बाकी ऐसा कोई प्रयास किसी का। और इसमें जो ये प्रयास हम कर रहे हैं, इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई अवरोध भी नहीं आएगा, क्योंकि सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस देख के ही इसको हमने चालू किया। मतलब जैसे गवर्नमेंट ने भी बना रखा है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1986 बनाया गवर्नमेंट ने, उसमें सरकार ने भी लोगों को कानून की ज्ञान, कानूनी सलाह, कानूनी सहायता देने के लिए वो दुनिया भर के कैंप आयोजित करते हैं। और वो भी एनजीओ को भी काम देने के लिए उनके पास इंस्ट्रक्शंस है कि वो एनजीओ की भी हेल्प ले सकते हैं अपने काम को स्प्रेड करने में। ये शायद आपने भी पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा, लेकिन हमें मालूम है कि ऐसा है कि लीगल सर्विस जो आपकी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, देन कैन इनरोल एनी एनजीओ फॉर दिस पर्पज। तो हम उनके साथ भी इसको टाई अप करेंगे, चल रहा है बातचीत। तो वो लोग भी आगे हमें कुछ इस कार्य के लिए मदद देंगे। ये तो इस तरह से शायद मुझे लगता है कि आपको काफी ये पता चल गया है कि भाई अपने यहाँ सारा जो पूरा प्लानिंग तरीके से काम चल रहा है, और आपको निश्चित रूप से काम की समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली। लेकिन आप अपने आप को अपडेट करें कानूनी रूप से, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि ड्राफ्टिंग की, कि किस तरह से हम चीजों को पढ़ना है और चीजों को लिखना है। और थोड़ा बहुत जैसे कुछ वकील्स को ये दिक्कत आती है एडवोकेट्स को कि वो कोर्ट में ढंग से केस को प्रेजेंट नहीं कर पाते, बोलने में उनको दिक्कत आती है। तो उसके लिए भी अपनी संस्था इस बात का प्रयास करेगी कि आपसे पब्लिक स्पीकिंग हम चालू करवाएंगे, जिससे कि आप पब्लिक स्पीकिंग चालू करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ऐसा भी संस्था के लेवल पे, मतलब संस्था एडवोकेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस डेवलपमेंट के लिए काम करने की पूरी प्लानिंग करके ही काम कर रही है। तो इतना मतलब जो प्रयास हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका कहीं न कहीं कोई लाभ सबको मिलेगा, तो ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए, ये तो एक जॉब के बारे में आपको काफी सारा ज्ञान दिया, और थोड़ा सा आप एकदम ये ना रहे कि घर से कोर्ट जाना, कोर्ट से घर आना। थोड़ा सा जितनी देर कोर्ट में आपको केस है, कुछ है, तो आप जाइए। अनावश्यक रूप से कोर्ट में बैठने का कोई फायदा नहीं है। आप इससे बेटर है कि अपना टाइम सोसाइटी के अदर एंगल्स में डिवोट करें, जिससे कि आपका सोसाइटी से टच बने। सोशल प्रॉब्लम्स को आप देखें कि कहाँ क्या समस्या हो रही है। देखिए, हमारा काम, नो डाउट वी आर द लीगल प्रोफेशनल्स, हम कानून के पेशेवर हैं, लेकिन कानून क्या है? इट्स ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। समाज को मैनेज करने का एक रास्ता है कानून। तो जब हमको पता है कि सोसाइटी को मैनेज करने का एक रास्ता है ना, तो हमको सोसाइटी के पास जाना पड़ेगा।
तो बी इंटरेक्टिव विद द सोसाइटी, थोड़ा सा सोशल प्रोग्राम्स में भाग लीजिए, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करिए। आपको अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, दिस इज केयर बिफोर क्योर, तो आपको सारा स्टेशनरी सपोर्ट, आपको पूरे विजुअल्स, ये सब आपको हमारे यहाँ से मिलेंगे। अभी हम बैनर तैयार करवा रहे हैं, तो उनको आप अपने घर पर लगाएंगे, जहाँ भी आपका ऑफिस है कुछ भी, तो आपको लोगों की क्वेरीज आएगी, तो आप मतलब लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, बीइंग दिस सोसाइटी और एनजीओ। तो ये सब हम प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आपको मतलब आई थिंक यू आर श्योर दैट यू विल गेट ए गुड कैरियर विद द केयर बिफोर क्योर। अब एक टॉपिक और है हमारा आज का, कि अभी सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है सोशल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स। क्योंकि पहले क्या था कि देखिए, आज के बहुत पास्ट में हम जाएं तो फीमेल्स इतनी एजुकेटेड नहीं थी, और जब फीमेल्स इतनी एजुकेटेड नहीं थी तो उसकी मैरिज हो गई, वो अपने घर में चली गई, घर की अपने पति और रिश्तेदारों के हिसाब से उसको जीवन जीना होता था। तो उनका जीवन, तो इतने बड़े कोई फैमिली में डिस्प्यूट नहीं थे। पिछले 15-20 सालों में सोशल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा राइज हुए हैं। तो उससे कुछ आपके सोशल डिस्प्यूट्स और फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अपने साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो 498 के केस फेस कर रहे हैं, कुछ डीवी के केसेस कर रहे हैं, कुछ 125 के केसेस कर रहे हैं फेस। तो देखिए, इसमें क्या है कि कुछ लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड है, और ऐसे लोगों की कुछ लोग आपस में जुड़ गए हैं जिनको कानून का परफेक्ट ज्ञान नहीं है, और वो इस तरह की लोगों को सलाहें देते रहते हैं जो कानूनी नहीं है। या क्योंकि देखिए, कानून किसी एक चीज को पढ़ने से नहीं आता है, कानून के लिए समग्र ज्ञान चाहिए, सारे कानून पढ़ने पड़ेंगे। केवल मात्र एक आईपीसी की 498 ए पढ़ने से कानून नहीं सीख सकते। कानून के लिए पूरी सीआरपीसी की धाराएं पढ़नी पड़ेगी, कानून के लिए पूरी सीपीसी की धाराएं पढ़नी पड़ेगी, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 आपको आना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपको आना चाहिए, आपको एविडेंस एक्ट पूरा आना चाहिए। और इन सबको पढ़ने के बाद तो व्यक्ति फिर वकील ही बन जाता है, फिर वो क्यों वैसे ही सलाह देगा, तो वो एडवोकेट ही बन जाएगा। तो और इनको पढ़े बिना आप परफेक्ट चीजों को नहीं समझ सकते। इसलिए भैया, आज की इसमें मैं एक और जितने भी लोग इस तरह के डिस्प्यूट्स फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म परफेक्ट राय देने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको पूरा फिल्टर्ड ज्ञान मिलेगा यहाँ पे, और जो वास्तविक स्थिति है, वास्तविक स्थिति वही आपको बताई जाएगी। ये नहीं कि आपको कह दे नहीं आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको तो मेंटेनेंस देना ही नहीं है। भैया, ऐसा है कि जो चीज कानून है, हम कानून से बाहर बात नहीं कर सकते, हमको विद इन दी लॉ बात करनी है, कानून जो कहता है। और जो कानूनी चीज है, उसमें कानून में ऐसा कभी नहीं लिखा हो सकता कि भाई इस एक आदमी को मार दो और एक को जिंदा रख दो, कानून ऐसा नहीं कहता। कानून बिल्कुल क्लियर कट है। कानून में दोनों पक्षों को सुना जाता है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कानून और न्याय किया जाता है। ये सभी को समझना चाहिए। लेकिन लोग फ्रस्ट्रेटेड, प्रताड़ित क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें कानून की पूरी समझ नहीं होती, और उनको पूरी गाइडेंस नहीं होती है कानून की, इसलिए वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, परेशान होते हैं। तो अपन को छोटी मोटी कानून की समझ बनाओ, और जहां भी दिक्कत हो कानून की आपको, कि भाई एक्चुअलिटी क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी को अनड्यू या इलीगल कोई लाभ दिलाएंगे, नो, विद इन दी लॉ, कानून की परिधि में रहकर आपको हम लाभ दिलाएंगे, आपके साथ न्याय किएंगे, आपको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, ये हम कोशिश करेंगे। और देखिए, अगर हमारा संगठन 500-700 लोगों का जैसा हम प्लान कर रहे हैं अगर बनता है, तो आप भी समझ सकते हैं कि 500 लोगों की ताकत अगर हमारे पास है, तो निश्चित रूप से हम चाहे न्यायालय में खड़े हो, चाहे बाहर खड़े हो,
हमारी बात सुनी जाएगी। और केवल हम लिखते रहे कि 498 को स्क्रैप कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, तो हर चीज के पक्ष है, विपक्ष भी है। जो भी कानून बनते हैं वो परिस्थितिवश बनते हैं, कोई बनाना नहीं चाहता। सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा उसकी डिमांड करता है। आपने एक लिव इन रिलेशनशिप का कानून सुना होगा, वो केवल महाराष्ट्र स्टेट में बना हुआ है, पूरे इंडिया में वो कानून नहीं बना हुआ। या ऑल इंडिया में बनने की ट्राई की थी, नहीं बन पाया, जबकि महाराष्ट्र में बहुत दिन 15-20 साल से वो कानून बना हुआ है। मतलब वहां लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज कर दिया, वो भी इंडिया का स्टेट है, जबकि रेस्ट ऑल कंट्री में लिव इन आज तक लीगलाइज नहीं है। तो वहां पे डिमांड थी लोगों की कि भाई इसको लीगलाइज किया जाए। इंडिया में भी गवर्नमेंट ने भी ट्राई करी, पर वो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो नहीं बन पाया। तो आप ये सोचिए 498 का कानून या कोई भी कानून जो बने हैं, तो वो परिस्थिति जन्य बने हैं। अब चूंकि उसका जिस तरह से इम्प्लीमेशन हो रहा है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उसका भी हम बहुत अक्ल से उस चीज को हम मैनेज कर सकते हैं। ऐसे हम एक्साइट होके या मतलब कि भाई हम इसका कुछ कर लेंगे या लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज देखिए, बात यह है कि हर व्यक्ति जो काम करता है वो ये चाहता है कि भाई ये जो चीज है डिस्प्यूट मैनेजमेंट, इसमें जो पैसा खर्च होता है उसके लिए बहुत सारे लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है हम उसको पहले बोलते हैं भाई ऐसा है कि भाई तेरा ये विवाद है, या आउट ऑफ कोर्ट इसका सेटलमेंट कर लो, वो भी हम करवा देंगे। और आप चाहते हो कि नहीं मैं नहीं करना चाहता, तो कोर्ट में आप केस लड़ेंगे, तो आपका निश्चित रूप से पैसा खर्च होगा। फिर उसमें आप फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हो, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि जो वकील साहब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उन वकील साहब को उनका जीवन आपकी इससे चलता है। तो आप निश्चित रूप से इस बात को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये देखना आपको है कि आप उस रास्ते जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। तो आज का जो विषय रहा अपना, आपको जो सोशियो इकोनॉमिक जो नॉलेज दी। अब एक और चीज जो इम्पोर्टेंट इस चीज में है, देखिए हमारे जो पर्सनल लॉज है, ये मुद्दा मेरे सामने अभी खड़ा हो रहा है। आज भी किसी ने पूछा कि भाई मीणा लोगों का डाइवोर्स कैसे पॉसिबल है। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट जब बना तो उसमें उस समय ये जनजाति थी, और जनजाति का मतलब है कि इट इज नॉट इन द civilized area or city area, they are from the jungles. In the past we all were, पुराने समय में हम सभी जंगल में थे, फिर हम जंगल से निकल के हमने गांव बसाए, समाज बसाए। तो जनजाति कौन सी है? जो हमारे बसाने के बाद भी वो जंगल में ही रहे, उसको जनजाति के। तो जब हिंदू मैरिज एक्ट बना तो वो जनजातियों को उस समय हिंदू लॉ में ऐड नहीं किया गया और उनको लिबर्टी दे दी कि भाई तुम चाहो तो जॉइंटली ये कह सकते हो कि भाई हम हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्नड होंगे, ठीक है, और आप न चाहो तो आप अपने समाज में निर्णय कर सकते हो। तो अभी तक ये चीज प्रिवेल कर रही है कि वो चाहे तो हिंदू मैरिज एक्ट को दोनों मिलकर यूज कर सकते हैं, और ना करे तो उनका जो समाज में जो भी है तो वो वहां पे कर सकते हैं। और अगर हमारे पास भी एक ऐसा कानून है जिस कानून में हम उनका उस चीज का डिसीजन कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के कोई प्रकरण आपके सामने आए तो अपने एनजीओ उसका निदान करने में सक्षम। अभी एक अपने किसी मेंबर का एक कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें क्या है कि देखिए हमारे एक और चीज है जो मोमडन लॉ है, आपने बीइंग एडवोकेट पढ़ा होगा या जो बाकी को, तो अभी तक देश में जो पूरा मोमडन लॉ है या मोमडन के बारे में जो पढ़ाया जाता है आपको, एक्चुअली वो सारा शरीयत या कुरान से लिया गया है। हदीस, कुरान, शरीयत, जो भी उनके पहले के जो ग्रंथ बने हुए थे या जो भी बुक्स थे उनकी, वहां से वो सब चल रहा है।
अभी ऐसा कानून सरकार ने ज्यादा कोई फॉर्म नहीं किए। अभी एक मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था, फिर अभी 2019 में वो 3 तलाक के खिलाफ एक कानून बनाया है सरकार ने। इससे पहले 1947 के पहले एक कोई शरीयत एक्ट बनाया था, और मतलब इस तरह की बनाए थे। तो अभी एक्चुअली क्या है कि इनकी मैरिज और डाइवोर्स जो भी है वो सब शरीयत के हिसाब से ही होते आए हैं, हो रहे हैं। मतलब तो अभी एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम को ज्यादा मैंने काफी स्टडी किया, देखा, तो ज्यादा कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। फिर भी अपन ट्राई करें तो हो सकता है कोई मिल जाए इस तरह की सफलता। बाकी अभी तक वो सारा पर्सनल लॉ उनका उससे गवर्नड है। बाकी तो थोड़ा सा ये चीज अपन को देखनी है। तो ये सब चीजें बीइंग एडवोकेट हमको मालूम होनी चाहिए कि सोसाइटी की किन किन चीजों में हमारा कहाँ स्टैंड करता है। तो आज का जो है ये चीज जो थोड़ा सा आपको अलग चीज दी। अब मंडे से, क्योंकि अभी थोड़ा हमारी फैसिलिटी डेवलप हो गई है, तो मंडे से मैं आपको ड्राफ्टिंग की, आपका बिल्कुल ड्राफ्टिंग बनाते हुए, पूरा रीडिंग बनाते हुए, पूरी पिटिशन किस तरह फाइल करनी है, किस तरह बनानी है, ऊपर कैसे लिखना है, वो सारा आपको पूरा विजुअल बना के दिखाया जाएगा। और सैटरडे संडे की आप क्लास नहीं होगी। मंडे को अब हम आपको जो है ड्राफ्टिंग रीडिंग फिजिकली बना के बताएंगे, कहाँ क्या लिखना है। सारी मैक्सिमम जितने तरह की प्लेंट्स है, जितनी तरह की पिटिशंस है, जितनी तरह की एप्लीकेशंस है, वो सब आपको बना के दिखाएंगे। लेकिन जो वोकैबुलरी है, शब्दावली, देखिए वो आपको ही सीखनी पड़ेगी, कानून आपको ही पढ़ने पड़ेंगे। तो थोड़ा प्लीज थोड़ा सा रीडिंग हैबिट बनाएं और कानून पढ़ें, और जो दिक्कत आए वो व्हाट्सएप पे आप डिस्कस करें जहां भी दिक्कत है। थैंक्स फॉर टुडेज सेशन टू ऑल।